नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल आपका बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में। लेक्चर नंबर 62 छोटे छोटे राजवंश जो सातवाहन के बाद उदय हुए थे उसका भाग 2, और उसमें बात करनी है पल्लव वंश की, है ना दोस्तों। बिल्कुल कालक्रम फिक्स नहीं है क्योंकि पल्लव वंश यहां पे 275 से लेके 897 एडी तक है। तो 275 से जो पल्लव वंश शुरू हुआ था वो ठीक ठाक चला शुरू में, लेकिन वो फिर दबा दिया गया और गुप्त राजवंश आ गया था। सबको दबाने, छोटे छोटे राजवंशों को पुनः दबाने के बाद कौन सा बड़ा साम्राज्य पैदा हुआ था? गुप्त। तो जो मेनली पल्लव है वो सातवाहन के बाद तो कुकुरमुत्ते की भांति आया था, लेकिन मेन पल्लव जो है वो आया था 575 से, सिंह विष्णु के समय से। पल्लवों की वैसे शुरुआत कब से है? 275 से, लेकिन प्रमुख पल्लव शासक कब से शुरू हुए हैं? 575 से। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई क्रम तो पकड़ना ही पड़ेगा अपने को। गुप्त के बाद भी पढ़ा सकता था मैं ये, लेकिन चूंकि मैंने बोला है कि सातवाहन के बाद छोटे छोटे कई कुकुरमुत्ते राज्य उग के आए हैं, जिसमें पल्लव भी है, कदंब भी है ना, फिर आपका वाकाटक भी है, ये सारे। तो बात कर लेते हैं पल्लव की। एक ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ना चाहिए। पल्लव वंश 275 से 897 एडी तक ये रहा है। मुख्यतः पल्लव जो है वो 575 से शुरू होता है। अब देखिए, ये विंध्यन पर्वतमाला है दोस्तों, और विंध्यन पर्वतमाला के मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वतमाला है, और विंध्यन पर्वतमाला के नीचे की तरफ से नर्मदा नदी बही है, और बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती निकली है। अमरकंटक से नर्मदा निकली है और बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकली है। तो दोनों ये गुजरात में, एक सूरत में और एक भरूच में जाके गिर जाती हैं। फिर इसके नीचे नासिक के पास से गोदावरी नदी निकलती है, और ये गोदावरी जा रही है, ये गोदावरी नदी हो गया। और दूसरी नदी हो गई यहां से जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, ये पश्चिमी घाट बनाया हुआ है दोस्तों मैंने, ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से मैक्सिमम नदियां निकल रही हैं, और भारत का ढाल पूर्व में होने के कारण नदियां निकलकर पूर्व की ओर गिर रही हैं सारी। ठीक है, भारत की मैक्सिमम नदियां जो हैं वो पश्चिमी घाट से निकलकर और ढाल पूर्व की ओर होने के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही हैं। तो दूसरी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी यहां से निकलती हुई ये जा रही है, ये कृष्णा हो गई। तीसरी नदी है उत्तरी पेन्नार, फिर दक्षिणी पेन्नार, फिर कावेरी नदी जिसकी 3 धाराएं बांटी हैं, और फिर वैगई नदी। यही नदियां जो हैं ये अलग अलग राजवंशों की सीमाएं बना रही हैं। समझ लेंगे जरा दोस्तों, एक एक पॉइंट से समझाता हूं मैं। वैगई नदी के नीचे का क्षेत्र पांड्य है, तो ये वैगई नदी है, और वैगई नदी के नीचे का क्षेत्र पांड्य है। वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है दोस्तों? तो मदुरै। वैगई नदी के किनारे ऊपर की तरफ कौन सा शहर बसा है? तो मदुरै। और वैगई नदी के नीचे का क्षेत्र, मतलब वैगई नदी किसकी सीमा बनाती है? ऊपरी सीमा बनाती है, तो पांड्य की। दूसरा, कावेरी आगे चलकर 3 धाराओं में बटी है, तो कावेरी ये है आगे चलकर 3 धाराओं में बटी हुई है। नीचे वाली धारा पर तंजौर स्थित है। जो कावेरी की नीचे वाली धारा है यहां पे तंजौर या तंजावुर स्थित है, और कावेरी के ऊपर जो है वो चोल राजवंश है ना। तो कावेरी के ऊपर चोल है, लेकिन चोल की सीमा क्या है? दक्षिणी पेन्नार। ठीक है, दक्षिणी पेन्नार तथा उत्तरी पेन्नार नदियों के बीच पल्लव वंश था। दक्षिणी पेन्नार और उत्तरी पेन्नार, ये दोनों नदियां जो हैं, इन नदियों के बीच का शासन है पल्लव। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ये कांचीपुरम मैंने बनाया है, ये कांचीपुरम लिखा है। तो पल्लव मतलब साड़ी का जो पल्लू होता है, स्त्रियों की साड़ियों के पल्लू में कुछ सजावट होती है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े। तो पल्लू में क्या लगा है? स्त्रियों की साड़ी के पल्लू में क्या लगा है? पल्लू में क्या लगा है? कांच लगा है। तो पल्लव की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार के बीच कौन है? पल्लव। फिर तुंगभद्रा एवं कृष्णा। तो देखिए, ये नीचे की तरफ से निकल रही है तुंगभद्रा, और ये कृष्णा। तो तुंगभद्रा और कृष्णा मिलती हैं, और मिलने के बाद जब आगे बढ़ती हैं तो ये कृष्णा के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो तुंगभद्रा एवं कृष्णा की धाराएं आपस में मिलती हैं और आगे कृष्णा के नाम से बहती हैं। कृष्णा जहां समुद्र में गिरती है वहां पर बैंगी है। ये बैंगी कौन है? पूर्वी चालुक्य। बैंगी 4 प्रकार के चालुक्य हैं दोस्तों। तो पूर्वी चालुक्य लिखा है मैंने, ये पूर्वी चालुक्य बैंगी कहां है? कृष्णा जहां समुद्र से मिलती है। नेक्स्ट, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्या है? बैंगी। पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी क्या है? कल्याणी। पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी, ये बनाया है मैंने। तो पूर्वी चालुक्य हैं, पश्चिमी चालुक्य हैं।
बीच में नीचे की तरफ है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट जो है वो पश्चिमी चालुक्य से नीचे की तरफ, इस तरफ, पश्चिमी चालुक्यों से नीचे की तरफ इस तरफ है। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत किसकी राजधानी है? राष्ट्रकूटों की। मां ने खेत में कूट दिया, मान्यखेत, मां ने खेत में कूट दिया, तो राष्ट्रकूट की राजधानी क्या है? मान्यखेत। राष्ट्रकूटों के नीचे बीजापुर था, इस तरफ, राष्ट्रकूटों के नीचे की तरफ ये जो है ये राष्ट्रकूट है, मान्यखेत, और मान्यखेत के नीचे की तरफ ढाल आया ना नीचे की तरफ ये कृष्णा का, तो नीचे की तरफ ये बीजापुर अर्थात कर्नाटक था। मूल रूप से चालुक्य जो है वो वातापी, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एहोल और वातापी दो जगह बताई है मैंने, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, तो एहोल और वातापी। तो जो चालुक्य थे ये मूल रूप से वातापी के ही थे, या बादामी भी बोल सकते हैं, वातापी या बादामी। तो चालुक्य मूल रूप से वातापी पर ही शासन करते थे। तो ये सारे जितने भी बुलेट्स मैंने बनाई हैं ये चित्र को समझने वाली हैं। गोदावरी, कृष्णा, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी और वैगई। वैगई तक पांड्य वंश है, कावेरी और वैगई के बीच कुछ खास नहीं है। कावेरी और दक्षिणी पेन्नार के बीच है चोल, और पल्लव दक्षिणी पेन्नार और उत्तरी पेन्नार के बीच में है। बाकी गोदावरी और कृष्णा के बीच में बहुत सारे ये छोटे छोटे राजवंश हैं। फिर आंध्र के इक्ष्वाकुओं वंश को अपदस्थ करके पल्लव आए। पल्लव कैसे आए हैं? मैंने बताया था कि सातवाहन टूटने के बाद आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु भी आए थे। तो आंध्र के इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके और यहां पे आंध्र प्रदेश की तरफ कौन आ गए? पल्लव आ गए। पल्लव का मतलब है लता का वाचक, पल्लव का मतलब है लता का वाचक, है ना। पल्लवन करना, एमपीपीएससी में आता है ना, हिंदी में कोई स्टेटमेंट दे देंगे कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, तो इसको पल्लवित कीजिए। पल्लवित मतलब 10-12 लाइनों में लिखिए। पल्लवन करना उस चीज को मतलब नर्चर करना, इंग्लिश में नर्चर करना। तो पल्लवों का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिणी आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तरी तमिलनाडु तक था। ये यहां तमिलनाडु है आज का, तो तमिलनाडु का उत्तरी भाग, और आज का आंध्र प्रदेश ये है, तो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश से लेके उत्तरी तमिलनाडु तक थे पल्लव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। उत्साह बढ़ाते रहिए, मेरा भी आपका भी उत्साह बरकरार रखिए, ठीक है। तो दक्षिणी आंध्र से लेकर उत्तरी तमिलनाडु क्षेत्र तक कौन फैले थे? पल्लव। और पल्लवों की राजधानी अभी भी बताई थी, कांची या कांचीपुरम, ठीक है। साड़ी के पल्लू में क्या है? कांच लगा हुआ है, कांच की सजावट है। अब पल्लव राजवंश के शासकों की बात कर लेंगे। तो शासकों में मैंने आपको बताया कि पहले पल्लव 275 से शुरू हुआ, तो सिंहवर्मन और सिंहवर्मन के पहले कोई राजा हुए होंगे, लेकिन मुख्य रूप से 575 से पहला कौन आया है? सिंहवर्मन के दो पुत्र थे, भीम और सिंह विष्णु, भीम और सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु से असली पल्लव शुरू होते हैं 575 से। तो सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड और परमेश्वर वर्मन सेकेंड। इसको फिर से मैंने कोडिंग में किया है। समन मिलता है ना, कोड से समन आता है, तो समन मिला एमपी सरकार को और नप गए, नप गए, नप जाते हैं ना, बोलते हैं तुम तो नप गए। सरकारी जॉब में क्या होता है? जॉब से छुटकारा पा जाना, या कुछ सजा मिल जाना, या कारण बताओ नोटिस मिल जाना, या सस्पेंड हो जाना, ये क्या कहलाता है? तुम तो नप गए, टर्मिनेट हो जाना, नप गए। तो समन मिला एमपी सरकार को, नपल गए। नप की जगह क्या लिखा मैंने? नपल गए। समन SMN समन मिला एमपी सरकार को, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये मेरी बॉडी से मिट गया है। मलय, कांची, मूर्तियां लगवाई, ठीक है, के पास, ये सारी चीजें। फिर महाकवि, है ना, इस तरीके से। तो एस से मतलब क्या है? सिंह विष्णु। एम से क्या है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन टू, फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन टू और परमेश्वर वर्मन टू। बिल्कुल क्लियर है। और पल से मतलब है पल्लव। नपल क्यों लिखा है मैंने? ला क्यों लिखा है? पल से मतलब पल्लव। तो पल्लवों का कोड क्या है? समन मिला एमपी सरकार को, नपल गए। समन मिला एमपी सरकार को, नपल गए। थोड़ा सा प्रयास करेंगे दोस्तों तो सब याद रहेगा, और याद रहेगा तो आत्मविश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा तो सफलता आपकी दासी रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पहले शासक एस की। एस स्टैंड्स फॉर सिंह विष्णु, 575 से 600 एडी।
पल्लवों का प्रमुख प्रथम शासक है। इसके पहले भी कई सारे शासक रहे हैं, 275 से स्टार्ट है पल्लव, लेकिन पल्लवों का प्रमुख प्रथम शासक जो है वो 575 सिंह विष्णु। इसने अवनी सिंह की अवनी मतलब पृथ्वी, इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। यह वीर था, चोल, चेर, पांड्य, मलय, मालवा, कलब्र, सिंघल राजाओं को पराजित किया था। एक लाइन से इसने नीचे के चोल, चेर, पांड्य, मलय, मलय मतलब श्रीलंका के इस तरफ का मलय, मालवा, कलब्र, सिंघल मतलब श्रीलंका, श्रीलंका और श्रीलंका के पास जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला एरिया है वो मलय प्रदेश कहलाते हैं। तो वहां तक इसने सबको पराजित किया था, तो खुद को भगवान जैसा समझने लगा था। ये वैष्णव मत अनुयायी था। राजधानी कांची के पास इसने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम भी बोलते हैं, तो राजधानी कांची के पास देखिए, कांची के पास ये महाबलीपुरम लिखा है मैंने, महाबलीपुरम को ही बोलते हैं मामल्लपुरम। तो राजधानी कांची के पास मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में इसने आदिवराह गुफा मंदिर बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदिवराह गुफा मंदिर किसने बनवाया है? सिंह विष्णु। विष्णु का अवतार था वराह, तो आपको याद रहना चाहिए कि सिंह विष्णु ने वराह मंदिर बनवाया। तो आदिवराह गुफा मंदिर बनवाया और इस मंदिर में इसने स्वयं की तथा अपनी 2 रानियों की मूर्तियां लगवाई। ऐसा क्यों किया इसने? अपने को भगवान जो समझने लगा था, बहुत सारे राजाओं को हराने के बाद खुद को भगवान समझने लगा था। तो आदिवराह गुफा मंदिर में इसने अपनी 2 रानियों की मूर्तियां लगवाई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंह विष्णु के दरबार में, इनके दरबार में संस्कृत के महाकवि भारवी साहब रहते थे, भारवी। और भारवी की ने जो रचना की है वो है किरातार जुनियम। किसने लिखी है? भारवी ने। भारवी किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु। अब ये बताइए कि सिंह के ऊपर विष्णु जी बैठे हुए हैं, सिंह के ऊपर विष्णु जी बैठे हुए हैं तो काफी भार हो गया ना। सिंह के ऊपर विष्णु जी बैठे हैं तो बहुत भार हो गया। तो भारवी किसके दरबार में है? सिंह विष्णु के दरबार में है। और भारवी की रचना क्या है? किरातार जुनियम। ठीक है। अब दूसरा शासक बात करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसके समय पल्लव और चालुक्य का संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये बहुत लंबा संघर्ष चलता है, पल्लव और चालुक्य की रंजिश। तो इसके समय पल्लव और चालुक्य का संघर्ष प्रारंभ हुआ महेंद्र वर्मन के समय, और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को किसने पराजित किया? चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर महेंद्र वर्मन का लड़का चालुक्यों को पराजित करता है, फिर चालुक्यों का लड़का इनको पराजित करता है, फिर इनका लड़का इनको पराजित करता है। तो ऐसे एक दूसरे के लड़के बदला लेते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो इसके समय पल्लव और चालुक्य का संघर्ष प्रारंभ हुआ महेंद्र वर्मन के समय। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को पराजित किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है महेंद्र वर्मन की उपाधियां, और उपाधियों में सबसे प्रमुख है मत्तविलास। तो उपाधियां महेंद्र वर्मन ने कौन कौन सी ली? विचित्र चित्र, गुणभर, शत्रुमल्ल, ललितांकुर। विचित्र चित्र है ना, आपने सुना होगा, सॉन्ग आते हैं बहुत सारे, माता के भजन आते हैं। चित्र विचित्र 2 सिंगर हैं वो, चित्र विचित्र है ना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ये वाला सॉन्ग चित्र विचित्र नहीं गाया है। तो विचित्र चित्र, गुणभर, शत्रुमल्ल, ललितांकुर और मत्तविलास। और मत्तविलास बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है महेंद्र वर्मन फर्स्ट की। क्यों है? क्योंकि इसने मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी। प्रहसन मतलब नाटक, ऐसा नाटक जिसमें हंसोड़पन हो, हंसी हो, कॉमेडी हो, उसको, उस नाटक को प्रहसन बोलते हैं। प्रहसन एक नाटक का प्रकार है जिसमें कॉमेडी होती है। तो मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, इसीलिए इसको मत्तविलास की उपाधि मिली है। और इस प्रहसन में उसने क्या किया? यह हास्य ग्रंथ था जिसमें उसने कापालिक तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा था। कापालिक मतलब जो कपाल लिए रहते थे, खोपड़ी लिए रहते थे और शिव की पूजा करते थे, वो कापालिक कहलाते थे। और भिक्षुओं पर व्यंग कसा था मत्तविलास प्रहसन में। ठीक है। और बात करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट की। दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट में ही आगे बात कर रहे हैं अपन। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य था। शैव संत अपार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मैं आपके साथ चलने वाला हूं और आपको समय समय पे क्या अपडेशंस हैं वो मिल रहे हैं। वो भी बहुत लंबी और सुखद यात्रा होने वाली है ये आपके सिलेक्शन तक।
शैव संत अप्पार के सानिध्य में आकर इसने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म धारण किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। शैव संत अप्पार के नेतृत्व, शैव मतलब शिव, संत अप्पार के नेतृत्व में इसने जैन धर्म को छोड़ दिया था। फिर तीसरा शासक है समन मिला, एमपी को नपल गए, ये था ना समन मिला, एमपी को और नपल गए, ये कोड बताया था अभी। तो सिंह विष्णु हो गया, फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। इनसे पल्लवों में सबसे प्रतापी और सबसे शूरवीर शासक यही था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जैसा नाम वैसा काम, नरसिंह वर्मन। इसने अपने पिता महेंद्र वर्मन फर्स्ट की पराजय का बदला लिया। महेंद्र वर्मन फर्स्ट को किसने हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? महेंद्र वर्मन को। तो इसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, पराजय का बदला लिया पुलकेशिन से, और पल्लवों की अपनी पूरी शक्ति को पुनः संगठित कर, और पल्लव नीचे की तरफ थे, चालुक्य ऊपर की तरफ थे, तो पल्लव उत्तर की तरफ जाएंगे। तो अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर उत्तर दिशा में विजय यात्रा आरंभ की, और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को 3 लगातार युद्धों में परियाल, शूरमार और मणिमंगलम, परियाल, शूरमार और मणिमंगलम, ये तीनों साउथ के नाम हैं। परियाल, शूरमार और मणिमंगलम के 3 लगातार युद्धों में हराया था। सोचिए इसने पुलकेशिन द्वितीय जैसे शासक को। ठीक है, इन लड़ाइयों का उल्लेख इसने वातापी के मल्लिकार्जुन मंदिर में लगे पाषाण पर किया है। इसने वातापी को जीत लिया था, चालुक्य को हराया। पुलकेशिन द्वितीय जो है, चालुक्य वातापी पे थे तो वातापी को हराया, तो वातापी पे कब्जा कर लिया था। वातापी के मल्लिकार्जुन मंदिर में लगे पत्थर पर इसने इन तीनों लड़ाइयों का उल्लेख किया है। अर्थात इसने चालुक्यों अर्थात पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर कब्जा किया, और उपाधि क्या ले ली? वातापी कोंड। कोंड का मतलब होता है विजय, वातापी पर विजय पाने वाला। वातापी कोंड की उपाधि किसने ली थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसको हराने के बाद? पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद। कितनी लड़ाइयों में हराने के बाद? परियार, मणिमंगलम और शूरमार। ठीक है, तो वातापी कोंड की उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वातापी कोंड की उपाधि। इसने मामल्य की उपाधि भी धारण की, मामल्य की उपाधि भी धारण की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जब सुना कि हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय है, और पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हराने वाला नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में जब ह्वेनसांग ने सुना, तो उससे रहा नहीं गया और वो चल पड़ा कांचीपुरम भ्रमण के लिए। देखें तो ये नरसिंह वर्मन कैसा है, इसकी राजधानी कैसी है, इसकी लोग कैसे हैं, प्रजा कैसी है, ये करता क्या है, खाता क्या है। 3 लड़ाइयों में पुलकेशिन को हराया, उस पुलकेशिन को जिसने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन आया था? ह्वेनसांग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर नरसिंह वर्मन ने रथों वाले मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन ने रथों वाले मंदिरों का निर्माण कराया। महामल्लपुरम, जो आज का महाबलीपुरम है, शहर बसाया, तथा इस शहर में धर्मराज मंदिर का भी निर्माण कराया। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम शहर किसने बसाया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, और वहां पर धर्मराज मंदिर का निर्माण भी कराया। और ध्यान देंगे कि द्रविड़ शैली में पहली बार मामल्य शैली का प्रयोग भी इसने किया। द्रविड़ शैली में मामल्य शैली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य इसे हराता है। अब वापस से, अब पुलकेशिन यहां हार चुका है, तो अब पुलकेशिन का पुत्र बदला लेगा यहां पे, फिर यहां का पुत्र बदला लेगा वहां पे, ऐसे। तो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र जो आएगा विक्रमादित्य फर्स्ट, वो अब इसको हराता है। ठीक है, फिर आता है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, ये पी, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। तो विक्रमादित्य फर्स्ट, जो अभी विक्रमादित्य फर्स्ट ने इसको हराया था ना, तो विक्रमादित्य फर्स्ट जो कि चालुक्य है, पुलकेशिन का बच्चा है ना, तो चालुक्य है, इससे अनेक युद्ध करे उसने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने। जैसे तैसे यह बच गया, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट बच गया, और इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया। इसने एक मल्ल, लोकादित्य और गुणभाजन की उपाधियां ली हैं। इसने कौन कौन सी उपाधियां ली हैं परमेश्वर वर्मन ने? एक मल्ल, लोकादित्य और गुणभाजन। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद ना हो तो। फिर बात करते हैं पी के बाद, फिर एन एक बार आ चुका है, ये दूसरा एन है, तो N2, नरसिंह वर्मन 2।
इसका समय शांतिपूर्ण था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का काल जितना लड़ाई का था उतना ही इसका समय शांतिपूर्ण था। कला और साहित्य जो है इस समय समृद्ध हुई, इसके समय खूब प्रचार प्रसार हुआ। कांची का कैलाश मंदिर सुपर इंपॉर्टेंट, कांची का कैलाश मंदिर जिसका दूसरा नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर, तथा महाबलीपुरम का एरातेश्वर, एरातेश्वर एक हाथी था, एरावत एक हाथी था, तो महाबलीपुरम का एरातेश्वर मंदिर तथा संस्कृत विद्यालय इसने खोला है। तो कांची में कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन 2 में। महाबलीपुरम में एरातेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? नरसिंह वर्मन 2 ने। संस्कृत विद्यालय किसने खोला? नरसिंह वर्मन 2 ने। इसने उपाधियां कौन कौन सी ली? राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि ली। जैन ग्रंथ है दोस्तों आगम, जैन का ग्रंथ है आगम। तो राज सिंह और आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि ली। 720 एडी में इन्होंने दूत मंडल एक चीन में भेजा, ये प्रश्न आ चुका है। 720 एडी या 720 ईस्वी में किसने दूत मंडल चीन भेजा है? किस पल्लव शासक ने दूत मंडल को चीन में भेजा है? तो नरसिंह वर्मन 2। इतना शांति का काल था कि ये फुर्सत के काम सारे करता रहता था। दूत मंडल चीन तक भेजा, आराम से जाओ वहाँ की फोटो वोटो लेके आओ। उस समय फोटो तो नहीं खींच सकते थे, बैठ के वो छाया चित्र बनाते थे, दरबार कैसा है, सिंहासन कैसे हैं, वो पहने कैसे हैं, सारे के चित्र बना के लाते थे और फिर वो चीज़ यहाँ अप्लाई करते थे, ऐसे सब। ठीक है, तो ये बात। फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ये पी पहला था, ये दूसरा है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, इसको फिर से चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 2 से, अभी विक्रमादित्य फर्स्ट का काम चल रहा था, अब विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद विक्रमादित्य सेकंड आ गया चालुक्य शासक, तो इसको चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 2 से अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जबरदस्ती बहुत अपमान सह के संधि करनी पड़ी, हार गया था क्योंकि ये। और फिर चालुक्य का सहयोगी था गंगवंश के शासक ने इसकी हत्या कर दी थी। चालुक्य का सहयोगी था गंगवंश का शासक, उसने इसकी हत्या कर दी, किसकी? परमेश्वर वर्मन 2 की। और फिर आता है नंदीवर्धन 2। नंदीवर्धन की यहाँ मैंने चर्चा नहीं करी है, आपको मैंने पहले बताया इसी लेक्चर में शुरुआत में कि 2 बच्चे थे, एक था सिंह विष्णु, है ना, सिंह वर्मन के 2 बच्चे थे, एक था सिंह विष्णु और एक था भीम। तो भीम तरफ वाला अब जो है वंश शुरू हो रहा है, तो वही है नंदीवर्मन 2 जो है वो भीम की तरफ से। पढ़ते हैं, परमेश्वर वर्मन 2 की हत्या गंगवंश ने करी थी, तो परमेश्वर वर्मन 2 की हत्या के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। अब जो दूसरा वो बच्चा था शुरुआत में बिल्कुल भीम वंश तथा उसका भीम का उत्तराधिकारी नंदीवर्मन 2 राजा बना, इसलिए इस कोड में नंदीवर्मन नहीं आया है, नंदीवर्मन 2 राजा बना। और इसने कांची को चालुक्यों से मुक्त कराया, ये इंपॉर्टेंट बात है। भीम के बच्चे ने या भीम के उत्तराधिकारी नंदीवर्मन 2 ने चालुक्यों से मुक्त कराया था कांचीपुरम को, और इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैकुंठ पेरुमल मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो नंदीवर्मन 2 ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। और राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। कैसे याद किया? राष्ट्रकूट, कैसे कूटते समय आप दांत पीस लेते हैं ना, तो दंती, तो राष्ट्र को कूट दिया, कूटते समय दांत पीसते हैं, तो दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने इसे 750 एडी में पराजित किया था। हालांकि राष्ट्रकूटों ने अपनी बेटी रेवा का विवाह भी इससे किया था, परास्त करने के बाद संबंध बना लिए होंगे, विवाह कर दिया होगा, इस तरीके से जो भी है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक दंतीदुर्ग है। 750 एडी में नंदीवर्मन ने वो कर दिया होगा, और 750 से फिर 100 साल तक ऐसे धीरे धीरे राज्य करके इनका पतन हो गया होगा। तो 850 के लगभग तक ये चलते हैं पल्लव। तो इस तरीके से पल्लव का पूरा राजवंशी है। समन MP सरकार को मिला, नपल गए। पल मतलब पल्लव, पल मतलब पल्लव। देखिएगा तो दोस्तों, इसको पढ़िए, लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर डालिए। आपका पार्टिसिपेशन भी मजबूत रखिए, है ना। 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, बताए जा रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या चेंज चाहिए, क्या सुधार चाहिए, आप कुछ बोलेंगे तो मैं उसमें कर पाऊंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।